हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास छठी का तीसरा पार्ट संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना इसका हम इस वीडियो में हम परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। परिचय में हम क्या पढ़ेंगे? परिचय में हम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में आने वाले, काम में आने वाले इम्पॉर्टेंट शब्द या इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पूरे पार्ट में काम आने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो शब्द काम आने वाले हैं उनमें पहला है गुणनखंड, और दूसरा है गुणज। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पहला जो शब्द है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, गुणनखंड। इसमें आपके पहली ही प्रश्नावली में आपके प्रश्न दिए हुए हैं कि नीचे लिखी गई सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। तो जब तक आपको शब्द गुणनखंड पता नहीं होगा आप नहीं बता सकते कि गुणनखंड होता क्या है। देखिए बेटा, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स या फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। किसी भी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। क्या कहा मैंने? किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। विभाजक का मतलब क्या होता है? डिवाइजर, यानी जिससे उसका भाग जाता है, विभाजक होता है। अब हम इस परिभाषा को उदाहरण सहित समझ लेते हैं। मैंने लिखा है गुणनखंड क्या होता है? किसी भी दी गई संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा विभाजक होता है। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे समझें? मैंने एग्जाम्पल लिखा, उदाहरण लिखा। मैंने संख्या लिखी 20। अब 20 जो है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 20 को पूरा विभाजित करती है, जिसमें 20 का पूरा भाग जाता है? देखिए, सभी संख्याओं के गुणनखंड के अंदर सबसे पहले हम 1 लिखेंगे ज़रूर, क्योंकि 1 क्या है? 1 में सभी संख्याओं का भाग जाता है। तो हम ये बात अभी नीचे पॉइंट में लिख लेंगे कि 1 जो है प्रत्येक संख्या का, सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है 1। तो 20 में पहले तो 1 का भाग जाता है, और किसका भाग जाता है 20 में? पूरा 2 का भाग जाता है, यानी 2 के पहाड़े में 20 आता है। और कौन सी संख्या जिसके पहाड़े में 20 आता है? 4 है, 4 के पहाड़े में आता है 20। और किसके में आता है? 5 के पहाड़े में 20 आता है, और 10 के पहाड़े में 20 आता है। तो कहने का मतलब, ये जो मैंने संख्याएं लिखी है 1, 2, 4, 5 और 10, ये सभी क्या है? ये सभी 20 के गुणनखंड है, यानी इन सभी संख्याओं के पहाड़े में 20 आता है। 2 के पहाड़े में, 1 के पहाड़े में देखिए 20 बार 20 आएगा, 2 के पहाड़े में 10 बार 20 आएगा, 4 के पहाड़े में 5 बार 20 आएगा, 5 के पहाड़े में 4 बार 20 आएगा, 5 चौक 20, और 10 दूनी 20 आएगा। तो इस प्रकार, और एक क्या होगा? 20 के पहाड़े में 20 कितनी बार आएगा? 1 बार। तो अब ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? ये सभी 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। ये सभी संख्याएं 20 के गुणनखंड कहलाएंगे। तो ये होते हैं गुणनखंड। एक और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मैं एक और संख्या लेती हूँ मैं, जैसे मैंने संख्या ली 28, ठीक है, मैंने 28 ली। तो 28 के गुणनखंड हमें लिखने हैं। तो किसी भी संख्या का जब हम गुणनखंड लिखना शुरू करते हैं, सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, क्योंकि 1 जो है वो सभी संख्याओं का गुणनखंड है। 1 के बाद में किस संख्या के पहाड़े में 28 आ रहा है? 2 के पहाड़े में। 2 के बाद में किसके पहाड़े में? 2 के पहाड़े में कितनी बार आ रहा है? 14 बार। 2 के बाद किसके पहाड़े में? 4 के पहाड़े में। 4 7 28, ठीक है। 4 के पहाड़े के बाद में किस में आ रहा है? 7 के पहाड़े में। 7 चौक 28। 7 के बाद में किस में आ रहा है? 14 दूनी 28, और 28 के पहाड़े में 28 एकम 28। तो ये सभी संख्याएं 1, 2, 4, 7, 14, 28, ये सभी क्या है? ये सभी है 28 के गुणनखंड। तो हम क्या लिख देंगे? इन सभी संख्याओं को 28 के गुणनखंड है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गुणनखंड क्या होता है।
इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, हमारा अगला जो शब्द है जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज देखिए, गुणज क्या होता है? गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। गुणज क्या होता है? गुणज वो होता है जो, जैसे मैंने संख्या लिखी, मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे मैंने संख्या लिखी है 5, अब 5 के मुझे गुणज लिखने हैं। 5 के गुणज क्या होंगे? जो 5 के पहाड़े में आएंगे, यानी 5 से जो गुणा होंगे, जो गुणा होके जो आएंगे वो होंगे 5 के गुणज। जैसे 5 के गुणज क्या होंगे? 5 के अगर मुझे अगले 5 गुणज लिखने हैं तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, फिर 30 है, 35 है। इस तरह से जो 5 के पहाड़े में आते जाएंगे वो सभी क्या होंगे? 5 के गुणज होंगे। जैसे मुझे किसी और संख्या, गुणज का मतलब आप सीधा से समझ लीजिए पहाड़े से। 6 का गुणज जैसे क्या होगा? 6 का गुणज क्या होगा? 12, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 7 42। इस तरह से जो 6 के पहाड़े में आते जाएंगे वो सभी क्या होंगे? 6 के गुणज होंगे। तो ये सभी आपको समझ में, ये आपको गुणज से समझ में आ चुका होगा कि गुणज क्या होते हैं। गुणज होते हैं उस, जो भी हमको संख्या दे रखी है, हमको सिंपल सा उसका पहाड़ा लिख देना है। किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं जो होती है उसकी गुणज होती है। ठीक है, तो इन सभी के अंदर ये जैसे 5 है तो 5 का पहला गुणज जो है 5 है, 6 का पहला गुणज 6 है, तो ये इन सब के गुणज है। ठीक है, अब हम गुणनखंड और गुणज, ये दो हमने शब्द पढ़े हैं। इनके अंदर जो जो चीज़ें आती है वो हम एक बार लिख लेते हैं कि गुणनखंड में क्या आता है और गुणज में क्या आता है। मैं अंतर नहीं, एक तरह से आप समझ लीजिए, अंतर भी समझ लीजिए, अंतर भी है, और एक तरह से आप समझ लीजिए कि उनकी परिभाषा भी है। तो हम लिख देते हैं, एक तरफ तो मैं लिख देती हूँ गुणनखंड और दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ गुणज। तो गुणज क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको याद रखनी है, और गुणनखंड क्या होते हैं उसमें आपको क्या क्या याद रखना है वो देख लीजिए। तो गुणनखंड में क्या आप क्या लिखेंगे? प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या है, दी गई संख्या है, वो स्वयं का यानी अपने आप का एक गुणनखंड ज़रूर है। जैसे अगर 5 के जैसे मैं आपको 25 के गुणनखंड लिखने को बोलूं तो 25 के गुणनखंडों में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 25 जो है वो खुद का गुणनखंड है। और इसी प्रकार जब गुणज है तो गुणज में भी आप यही बात लिखेंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। देन दूसरी बात, जो एक है 1, ये क्या है? एक लिख रही हूं मैं। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या आपको दे रखी है, कितनी भी बड़ी संख्या है, उसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? एक होता है। गुणज में ऐसा नहीं है। गुणज में इस प्रकार से हम कुछ नहीं कह सकते कि हर संख्या का एक गुणज होगा। प्रत्येक संख्या का गुणज क्या होगा? वो संख्या स्वयं होगी। एक उसका गुणज है या नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं, जो हमको संख्या दे रखी है, दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड जो है उस संख्या से छोटा हो सकता है या बराबर होता है। तो हम लिख देंगे दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या
उसके बराबर होता है। क्या कहा मैंने कहा दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा होगा या उस संख्या के बराबर होगा। जैसे मैं इस चीज़ को उदाहरण से समझाना चाहूँ आपको, जैसे मैंने एक संख्या ली है, मान लीजिए मैंने संख्या ली 25, मुझे 25 के गुणनखंड लिखने हैं। 25 का सबसे छोटा गुणनखंड क्या है? 1, फिर क्या है 5 और फिर क्या है 25, यही इसके गुणनखंड है। तो दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से या तो छोटा है, 25 का गुणनखंड या तो उससे छोटा है या उसके बराबर है। यानी जो गुणनखंड है वो दी गई संख्या से बड़ा तो कभी नहीं होगा, या तो उस संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से छोटे। ये सभी इस संख्या से छोटे होंगे। अब यही बात अगर हम यहाँ पर करते हैं गुणज के बारे में, तो इसमें हम क्या करेंगे, दी गई संख्या का प्रत्येक गुणज जो है उस संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण मैं यहाँ पे भी आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मुझे लिखने हैं 5 के गुणज, 5 के गुणज लिखने हैं, तो 5 के गुणज में पहला गुणज 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 25 हो गया, इस प्रकार आगे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो 5 के गुणज है वो या तो 5 के बराबर है या 5 से बड़े हैं, 5 से छोटा कोई इसका गुणज नहीं है। तो ये दोनों के अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हैं अंतर है गुणनखंड और गुणज में, कि गुणनखंड जो है वो संख्या से या तो छोटा होगा या संख्या के बराबर, और जो गुणज है वो संख्या के बराबर होगा या संख्या से बड़ा होगा। अब देखिए अगला इसमें अंतर आप क्या समझेंगे कि दी गई संख्या का जो गुणनखंड है वो उनकी जो संख्या है वो निश्चित होती है। जैसे कि 25 की जो गुणनखंड है ये सिर्फ 3 ही गुणनखंड है, इसके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते। तो मैं इसको लिख देती हूँ दी गई संख्या के गुणनखंड, दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी निश्चित होती है। परिमित का मतलब क्या है? निश्चित होती है। अब इसका उदाहरण आप देखिए ऊपर ही समझ लीजिए। मैंने लिखा था 25 के गुणनखंड आपको लिखने को बोले तो आप ये सिर्फ 3 ही गुणनखंड लिख पाओगे, इनके अलावा 25 के कोई गुणनखंड नहीं है, क्योंकि और कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 25 आता है। एक तो एक पहाड़े में आता है, फिर 5 के पहाड़े में और 25 स्वयं के पहाड़े में। इनके जो गुणनखंडों की संख्या है वो सिर्फ 3 है। 25 के गुणनखंड आपको पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 गुणनखंड बता पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपसे गुणज पूछे किसी संख्या के, तो किसी भी संख्या के गुणज जो होते हैं वो अपरिमित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि आप कितने भी गुणज लिख सकते हो किसी भी संख्या के। दी गई, इसका आप लिख दोगे अंतर में क्या लिख दोगे, दी गई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। कितनी होती है? अपरिमित होती है। अपरिमित का मतलब क्या होता है? अनिश्चित, कितनी भी हो सकती है, अनिश्चित होती है, इनफाइनाइट होती है, अपरिमित होती है। जैसे आपको मैंने ऊपर जो उदाहरण दिया था 5 के हमें गुणज लिखने थे। 5 के गुणज मैंने 25 तक ही लिखे हैं, मैं आगे और भी लिख सकती हूँ। 25 के आगे 30 होगा, 35 होगा, 35 के बाद में 40 होगा, फिर 45। इस तरह से ये इनफाइनाइट है, अपरिमित है, अनिश्चित है। ठीक है, तो ये आपने जो है गुणनखंड और गुणजों की
बीच में थोड़े से जो अंतर है वो समझे हैं और क्या क्या होता है इनकी परिभाषा समझी है। ये सब आपको आगे वाले प्रश्नों में बहुत काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा इस पार्ट का हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म हो चुका है और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो मैं डालूँगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1। तो प्रश्नावली 3.1 का हल देखने के लिए आप देखिए नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग।